नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल ज्ञान कलश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और होली की तैयारियां कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल ज्ञान कलश, ठीक जिस तरह से आपका प्यार हमें मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्द बहुत सारे बच्चों तक पहुंचने में सफल होंगे। जिन भी बच्चों को हमारी ज़रूरत है, जिन बच्चों को भी एजुकेशन या शिक्षा के मामले में वो डिप्राइव्ड हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ठीक उनके लिए हम फ्री एजुकेशन लेकर आए हैं। और इसके द्वारा इस चैनल के द्वारा आप फ़िलहाल CUET 2023 इसकी हम आपको तैयारी करा रहे हैं। इसमें आपको जो भी समस्या है फॉर्म फिलिंग से लेकर के और आखिरी तक, वहाँ तक हम आपके साथ हैं। हर समस्या का इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क आपका समाधान होगा। कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए, आप बिल्कुल हमारे पास आइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा जो भी हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 है लैंग्वेज का, सेक्शन 2 हमारा डोमेन है, सेक्शन 3 हमारा जनरल टेस्ट है, ठीक है। तीनों सेक्शन की एक पूरी तैयारी, सिर्फ आपको कहीं नहीं जाना। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हम कई सारे जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो शुरू हो चुके हैं, जो बचे हैं हम उसको भी बहुत जल्द अपने द्वारा वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचेंगे। बहुत जल्दी ये सब कुछ एकदम फ्री में आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा आप जो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर्स मेंशन्ड हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई समस्या होती है तो, ठीक है। तो फिर आइए भाई चलते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो इसके हम लोग 3-4 वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक 2 है नेशन बिल्डिंग, इसमें हम लोग नेहरूज अप्रोच, मैंने बताया था कि कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेगेसी ऑफ पार्टीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्यूजीज़ क्या था पढ़ चुके हैं, कश्मीर प्रॉब्लम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक, ये दोनों बचे हुए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को ख़त्म कर लेंगे और ख़त्म करने के बाद ये टॉपिक हमारा इन दोनों के अलावा ओवर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इस परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में आपको सफल होना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको उस परीक्षा का सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। लाइन वाइज, वर्ड वाइज आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इस परीक्षा के सिलेबस में क्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पर यह आपका दूसरा टॉपिक है। आओ भाई शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन कर लेना, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, अच्छा भाई इसकी ज़रूरत क्या थी। देखो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था और हमारी जो रियासतें थी, दोनों को मिला करके हमने अपने देश भारत का निर्माण किया। हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए देश बना करके हमको दे दिया। मगर यहाँ एक समस्या थी, हमारी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज थी वो तो चलो फिक्स हो गई कि भाई चलो ठीक है, यहाँ से ऐसे भारत कश्मीर। मैप मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग वो नहीं करना, मैप मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, ड्राइंग एक्चुअली। तो चलो भारत की एक्सटर्नल बाउंड्रीज तो सेटल हो गई, मगर इंटरनल बाउंड्रीज का क्या, ठीक। जो स्टेट का डिवीज़न करना था, राज्यों का, अब ऐसे मान लो हैदराबाद कहीं से आया, उसके बगल में मान लो मैसूर था, कोई और राज्य था, कोई और राज्य था, क्या उसी तरीके से रहेंगे या उन राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, नई सीमाएँ बनाई जाएंगी। तो ये जो सीमाएँ बनाई जा रही थी या जानी थी, वो किस आधार पर बनाई जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे जो लीडर्स थे उन्हें खोजना था। अब समस्या क्या थी, देखो अगर आप इतिहास उठा करके पढ़ो, किसी भी विश्व के किसी भी देश का पढ़ो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जो यूनिटी का रीज़न दिखता है वो होता है भाषा। आप कैसी भाषा बोलते हो, ठीक। कलर, कास्ट, रिलीजन, ये सब बहुत पीछे रह जाता है जब एक भाषा, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ऐसे मान लो मुझे तमिल आती है, मैं यहाँ से तमिलनाडु गया, मैं वहाँ तमिल बोलूँगा तो मुझे लोग ऑटोमेटिकली अपना समझेंगे कि अच्छा ये हमारे बीच का ही है। भले मैं काला दिखूँ, गोरा दिखूँ, रिलीजन मुझसे नाम बाद में पूछेंगे, पहले मेरी भाषा सुनेंगे। यही मान लो तुम वहाँ पर गए, तुम उनके उसके हो मान लो, और तुम अमेरिका एजुकेटेड हो, तो मैं नहीं आती तमिल, और तुम पहुँचे, तुमने नाम बताया, मैं तो यहीं रहता था, मेरे पापा यहीं रहते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर उनका वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगा क्योंकि वो तुम्हारे भावों को नहीं समझ पाएंगे। तो भाषा जो, जैसे कई सारे देश हैं, ठीक है, जिनका नाम जैसे
जो जर्मन बोलते हैं उनको जर्मनी एक कंट्री हो गई। इवन रशियन जो है, ठीक है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है लैंग्वेज बेसिस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। वहाँ पे जो अभी यूक्रेन वाला है या फिर मतलब ये एक अलग हिस्ट्री का पार्ट है, बट वहाँ पे भी लैंग्वेज का बहुत समस्याएं हैं। तो भाषा के आधार पर जो डिवीजन है कि आप एक जगह रहो तो एक जैसी भाषा बोलो, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा शुरू से इतिहास में शुरू से एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहा है। लोग ये समझते हैं कि भाषा हमारे संस्कारों का हिस्सा है, तो हम जैसी भाषा बोलेंगे, अगर सामने वाला वैसी भाषा बोलता है तो हमारे जैसा है, तो वो कल्चर का पार्ट समझते हैं, संस्कृति का हिस्सा समझते हैं भाषा को। तो उनका ये कहना था कि जो शुरू में या अंग्रेज थे, तो यूनिटी बनाने के लिए भाषा को एक बेसिस माना गया कि भाई भाषा हमारा एक बेसिस हो सकती है। और इसे कांग्रेस ने भी रियलाइज़ किया कि भाई नागपुर सेशन 1920। अब भैया देखो, ये हो गया तुम्हारा बहुत सुंदर सा एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या कहता है कि कौन सा ऐसा सेशन था कांग्रेस का और कब हुआ जहां पर भाषा को लिंग्विस्टिक बेसिस, कांग्रेस ने लिंग्विस्टिक बेसिस जो था उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक, कौन सा सेशन था? नागपुर सेशन कब का था? 1920 का था। सीधा एमसीक्यू है, ठीक है, 1 नंबर का, ऐसे 5 नंबर का सवाल आ जाएगा, आप ऐसे लगा दोगे सवाल टिक और 5 नंबर आपको मिल गया। तो ये करना था, मगर यहाँ एक समस्या थी कि अब भैया अब तो आज़ादी मिल गई थी, आज़ादी के पहले चीज़ें अलग थी, आज़ादी के बाद चीज़ें अलग हो गई। तो अब क्या उसी प्लान को लेकर के आगे बढ़ना था या उस प्लान को चेंज करना था? ये था। सो व्हाट कुड हैव और शुड हैव बीन द प्लान, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, इस पे बात होनी थी, ठीक। तो लीडर्स फेल्ट दैट लैंग्वेज मे हर्ट नेशनल इंटीग्रेशन। क्यों? ये देखो एक बहुत बड़ा वो है। देखो, अगर आप भाषा के आधार पर अगर आप रीऑर्गेनाइज करते हो तो इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, जैसे कि हर चीज़ के होते हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं? अगर मान लो भाई हमने तमिल भाषियों को एक साथ कर दिया, मराठी भाषियों को एक साथ कर दिया, हिंदी भाषियों को एक साथ कर दिया, या पहाड़ी भाषियों को एक साथ कर दिया, तो भाई वो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? नेशनल इंटीग्रेशन। अभी अभी हमने एक रिलीजन के बेसिस पर हमारे भारत का डिवीजन हो चुका था। तो हमारी लीडरशिप ये नहीं चाहती थी कि अगला डिवीजन किसके बेसिस पर हो? लैंग्वेज के बेसिस पर। इसलिए वो इतने एप्रीहेंसिव थे या इतने वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि भाषा को भी एक आधार बनाया जाए। लेकिन ये बात तो पहले से उठ चुकी थी। तो क्या हुआ? सबसे पहले तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस, ठीक है। ओल्ड मद्रास प्रोविंस जो था वहाँ पर, जहाँ ओल्ड मद्रास क्यों लिखा है? क्योंकि पुराना था, मतलब कब पुराना? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। वहाँ का जो मद्रास प्रोविंस था उस समय का, वहाँ पर ये मांग उठनी शुरू होती है कि भैया जितने भी तेलुगु स्पीकिंग हैं सबको एक साथ मिला दो और सबको क्या कर दो, एक स्टेट का दर्जा दे दो और हम वहीं पे रह लेंगे। और इसमें कौन कौन से स्टेट थे? देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। ये इतना कोई वो नहीं है, बट एक ना एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैप देख लेना। इसको क्या कहते थे? विशाल आंध्र मूवमेंट। क्या नाम था? विशाल आंध्रा मूवमेंट, ये ना है, ठीक है। मूवमेंट माने आंदोलन। तो ये एक आंदोलन शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि उन्हें तेलुगु स्पीकिंग, अब सबसे सीधा पूछेगा कि विशाल आंध्रा आंदोलन किस भाषा से संबंधित है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया। क्या लगाओगे? तमिल नहीं, तेलुगु लगाओगे, ठीक है। तो विशाल आंध्र मूवमेंट किससे रिलेटेड था? तेलुगु से। तमिलनाडु, तमिल से, तो आप इससे रिलेट कर सकते। तमिलनाडु नहीं था, आंध्र था, तो क्या था? तेलुगु, ठीक है। तो तेलुगु रिलेटेड, तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे, ये बात हुई कि भाई हमको एक कर दो, बाकियों का हम नहीं जानते हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा। अब सिंस जो लीडरशिप थी वो इतना मान नहीं थी सेंटर वाली, तो क्या हुआ? मूवमेंट ऐसे बड़ा होता गया, लोग प्रोटेस्ट करते रहे। और एक गांधीयन लीडर थे, ठीक है, क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुलु। उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू फास्टिंग। वो क्या कर रहे थे? फास्टिंग मतलब भूख हड़ताल पे बैठे थे वो, और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। और इस डेथ का बहुत गलत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोग वॉयलेंट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। भारत सरकार को एहसास होता है कि भैया अब चीज़ हमारे हाथ से निकल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हाट वाज विशाल आंध्र मूवमेंट, टू विच लैंग्वेज इट वाज रिलेटेड। विशाल आंध्र मूवमेंट किस भाषा से संबंधित था? दूसरा वही चीज़ है, ठीक है। प्रोटेस्ट का जो लैंग्वेज था वो क्या था, किस लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर से लिंग्विस्टिक बेसिस को
एक लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज था उसको एक बेसिस मानने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने नागपुर सेशन 1920 में क्या किया, देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, पढ़ के आए हो ठीक है, मगर वहाँ पे एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। विशाल आंध्र मूवमेंट किससे रिलेटेड था, तेलुगु से रिलेटेड था। ओल्ड कहाँ पे शुरू हुआ, मद्रास प्रोविंस में शुरू हुआ, ठीक। फिर क्या होता है, फिर भैया आफ्टर दैट क्या होता है, जो प्रधानमंत्री थे उस समय इंटरिम, ठीक है, इंटरिम नहीं, उस समय इलेक्शन हुए, उन्होंने क्या कहा कि हम भैया सेपरेट आंध्र स्टेट बनाएंगे कब, दिसंबर 1952 में। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया इतना आपने प्रोटेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, अब आप क्या करिए, हम आपको आपका राज्य दे रहे हैं जहां पर सारे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मेजॉरिटी जो थी उनको एक साथ कर दिया गया, उसका नाम क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे वो नहीं होता खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है, उसी तरह से एक बार अगर एक स्टेट का फॉर्मेशन भाषा के आधार पर हुआ तो बाकी सारे स्टेट ने भी उसको बोलना शुरू कर दिया। जब बाकी सारे स्टेट्स ने बोलना शुरू किया तो कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो एक कमीशन बना दिया गया, किसका नाम क्या था, एसआरसी। एसआरसी मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। ये कमेटी क्या करने वाली थी, स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करने का फॉर्मूला बताने वाली थी, ठीक है। तो भाई कब बनाई गई, 1953 में, देखो लिखा हुआ है कब बनाई गई, 1953 में। तो 1953 में ये वाली जो हमारी एसआरसी थी वो बनाई गई। किस लिए बनाई गई थी, ताकि हम क्या कर सकें, भारत का इंटरनल जो हमें डिवीजन करना है, राज्य बनाने हैं, वो कैसे बनाएं, क्या लैंग्वेज को एक बेसिस रखना है, या अगर रखना है तो कैसे और काम करना है, अगर नहीं रखना है तो और क्या बेसिस हो सकता है। तो इसके लिए एसआरसी बनाया गया कब, 1953 में। फिर क्या हुआ, देखो बोला 1952 में, ठीक है। फिर क्या हुआ, पहला बहुत अच्छी सी चीज़ देखो, एमसीक्यू का बहुत बढ़िया, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ स्टेट रिक्रिएशन, ठीक है। जो एसआरसी थी उसने कहा भाई ठीक है, बात सही है, लैंग्वेज को यानी भाषा को एक आधार बनाना चाहिए। एसआरसी एक्ट वाज पास 1956, एक्ट पास हुआ 1956 में, और इससे 14 स्टेट और 6 यूनिट टेरिटरी बनते हैं, ठीक। फिर से करते हैं, क्या हुआ, विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ, तेलुगु स्पीकिंग एरिया से नागपुर सेशन 1920 में पहली बार कांग्रेस ने इसको मान लिया था। फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, पिछली स्लाइड ये रहा, अगली स्लाइड क्या था, जो दिसंबर 1952 था, प्रधानमंत्री ने कहा भाई ठीक है, हम आपकी मांग को मान लेते हैं, विशाल आंध्र मूवमेंट के जरिए हम आंध्र प्रदेश आपका तेलुगु स्पीकिंग एरियाज का बना दे रहे हैं, बन गया आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर क्या हुआ, एसआरसी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, कब बना, 1953 में। क्या रिकमेंडेशंस थी, पहली, लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है या होना चाहिए। दूसरी, क्या हुआ, पास 1956 में एक्ट बना दिया गया, एक्ट माने लेजिस्लेशन, ठीक है। और कितने स्टेट बने, 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे कि आज की डेट में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, सबसे लेटेस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन सी है। एंड इट वॉज द एमसीक्यू हु डाइड इन दिस प्रोटेस्ट। इसके अलावा एमसीक्यू के देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला, एसआरसी कब बना, दूसरा, इसने भाषा को माना या नहीं माना, तीसरा, एक्ट कब बना, देखो कमीशन बना 53 में, एक्ट बना 56 में, मतलब कमीशन मतलब 4-5 लोगों की समिति बनाई गई, समिति से कहा गया कि भाई आप लोग हमको बताइए, तो क्या था, कमीशन थी, उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसको कुछ संशोधन करके, कुछ अपना जोड़ तोड़ करके वहां पर एक एक्ट बना, लोकसभा और राज्यसभा में पास करा करके, और फिर वो क्या बना, एक्ट कब बना, 1956 में, जिससे कितने राज्य बने, 14 और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो भैया ये हो गया चैप्टर हमारा खत्म। अब है ब्रेन फीडर्स, ये आपको देखो एमसीक्यू में काम नहीं देंगे, वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के अलग अलग डायमेंशंस पता होने चाहिए। पहला सवाल मेरा आपसे, सोचो और बताना, डेमोक्रेसी और एसआरसी, जब एसआरसी आया, ठीक, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, तो क्या आपको लगता है कि ये सही हुआ और एक डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, ठीक है, लोगों, क्या ये डेमोक्रेसी को बूस्ट करने वाला था, ठीक। अगर आप थोड़ा और सोच सकते हो सकता है कोई कहे नहीं भैया ऐसा नहीं था, ये तो आंदोलन करवा करके सही किया, ठीक है, हो सकता है कोई एसआरसी का जो आंदोलन था वो, मतलब जो आंदोलन किया वो सही था, तो क्या हुआ, एसआरसी बन गया, ठीक। तो क्या ये सही था या गलत था, अगर गलत था, ठीक है, या सही था, तो इसको आप जो हमारा किसान आंदोलन था, ठीक है, वहां से जोड़कर देखो, ठीक। तो डेमोक्रेसी को क्या किसान आंदोलन ने बूस्ट किया, अगर किसान आंदोलन ने बूस्ट किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये था विशाल आंध्र मूवमेंट, उसने भी डेमोक्रेसी बूस्ट करी, और अगर नहीं करी तो दोनों ने नहीं करी। अगर नहीं करी तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, तो डेमोक्रेसी और इस विशाल आंध्र मूवमेंट का और किसान आंदोलन का रिलेशन आप खो सकते हो, सर सोच सकते हो। दूसरा,
लैंग्वेज एंड नेशनल यूनिटी, ठीक है, भाषा और नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। क्या अगर जरा सोचो, अगर हम हर भाषा के लोगों, हर भाषा के स्टेट बना दें तो इससे नेशनल यूनिटी बनेगी, या फिर अगर हम अलग अलग भाषा के अलग अलग लोगों का, अगर आपको मौका मिलता तो क्या आप भाषा को एक आधार रखते या नहीं रखते, ये दूसरा सवाल। ठीक है कि भैया ऐसा स्टेट बना जहाँ कुछ तेलुगु हो, कुछ तमिल हो, कुछ उड़िया हो सकता है आप ऐसा सोचते हो, तो आप ये सोच सकते हो। दूसरा सवाल, एक और बड़ा बढ़िया है सवाल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं, आप बताओ नंबर्स कितने हैं। इंडिया में नंबर्स काफ़ी कम हैं, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करें काफ़ी बड़े स्टेट्स हैं। क्वेश्चन ये है, क्या भारत में अगर हम अच्छा गवर्नेंस चाहते हैं, अच्छा शासन चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, तो क्या सच में हमें एक ज़्यादा स्टेट्स की ज़रूरत है? क्या इतने स्टेट्स के डिवीजन सफिशिएंट है या नहीं? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तीसरा सवाल। आप इनको सोच सकते हो, और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको, ये आप आंसर राइटिंग कर सकते हो इस पर। खैर, आई एम डन विद दिस। हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। टॉपिक हमारा, जो टॉपिक बचे हैं, नेहरू का जो वो था, कह सकते हैं क्या उनका योगदान था, और कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर में आपको पढ़ा दूंगा, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। सो इन दिस वे, इस तरह से हम लोगों ने अपना पहला जो टॉपिक, दूसरा टॉपिक था, पहला इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा पहला, और टॉपिक दूसरा इसलिए क्योंकि सिलेबस का टॉपिक नंबर दूसरा, ठीक है, तो वो हम लोगों ने सफलतापूर्वक पढ़ लिया है। आप ये करिए कि आप इसको बिल्कुल आराम से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड को पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ जितने सवाल मैंने बताए हैं, जितना मैंने बताया उतने से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और एक बार फिर से जाते जाते, ज्ञान कलश, ठीक, यही कलश है जहां से आपको ज्ञान का अमृत मिलेगा, और इस अमृत के द्वारा हम सभी पुनर्जीवित होते हैं, क्योंकि ज्ञान हमको क्या देता है, जीवन देता है, ठीक। तो इस ज्ञान के जो अमृत है उसको लेकर के आप भी एक नया जीवन पा सकते हैं, और ये जीवन हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा। बाकी कोर्सेज भी आप देख सकते हो, सारे कोर्सेज के वीडियोस धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल लिखिए, अगर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल बताइए, नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।